नमस्कार दोस्तों, मैं आशीर्वाद इन्फिनिटी वन एकेडमी की तरफ से यह आपके लिए विशेष पेशकश जो चल रही थी। कल हमने देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, उसी में आज यह दूसरी उसकी पार्ट होगी और यह संभवतः आखिरी पार्ट होने की संभावना है, जिसमें हमको देखना है कि संविधान क्यों और कैसे, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, हम इसी से आज देखेंगे। जिसमें उसके बाद क्या कहते हैं, देखिएगा, हमने आज कहा था कि आज हम नेपाल के संविधान के बारे में पढ़ेंगे और नेपाल के संविधान के बारे में पढ़ेंगे या नेपाल के बारे में हम देखेंगे कि जो नेपाल है, नेपाली यानी नेपाल में रहने वाले लोग को नेपाली बोलते हैं और हम उन्हीं के बारे में देखेंगे आज। जिसमें कहता है कि 1948 के बाद से नेपाल में 5 संविधान बनाए जा चुके हैं। मतलब 1948 से अगर बात करेंगे तो 1941 में 5 कॉन्स्टिट्यूशन इन नेपाल आफ्टर 1948, ठीक है। इसमें पहला 1948 में, दूसरा 1951 में, फिर 1959 में, 1962 में और 1990s में यह नेपाल में जो संविधान बना है उसके लगातार सीरियल क्रम से चलते हैं। ध्यान दीजिएगा। और भारत में अभी तक संविधान मात्र एक बार लिखाया है, जो हमारी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। और हम नए लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन हमारी जो संविधान है वह बहुत अच्छी है, क्योंकि कहीं का संविधान आपको हार्ड मिलेगा तो कहीं का सॉफ्ट मिलेगा। लेकिन भारत होशियार था, इसलिए बुद्धिमान था, चतुर था, इसलिए वो दोनों संविधान को कंक्लूजन करके हम अपने यहाँ मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। न ज्यादा कठोर है न ज्यादा नम्य है, हम दोनों तरफ से मिला जुला करके, उसी तरह से हमारी अर्थव्यवस्था भी है कि हमारी अर्थव्यवस्था भी मिली जुली अर्थव्यवस्था, जिसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ उसी तरह से है। नहीं तो इनसे 1 साल पहले हम आजाद हुए हैं ना जी, इनसे 1 साल पहले हम 1947 में आजाद हुए हैं। 1949 में चाइना हुआ है, इंडिया है, और फिर 1947 में पाक भी ले लीजिए, और 1947 में इंडिया ले लीजिए, 1949 में चीना ले लीजिए, और तो कहें, और 1950 से 52 के बीच में आप नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की बात करते हैं, इनको देख लीजिए। 1917 में आप रसिया की बात कर लीजिए। 1789 में आप फ्रांस की बात कर लीजिए, और उसी तरह से आप बात करते हैं 1976 में अमेरिका की बात कर लीजिए। और यह विभिन्न देशों की आजादी का कालक्रम रहा है, जो देशों की आजादी यहाँ से सुनिश्चित की गई है, उसी तरह से इंडिया की भी आजादी हुई और सब देशों ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का काम किया। उसी तरह से भारत ने भी अपने संविधान को लिखा, और हम दुनिया में हमारी सबसे बड़ी संविधान है। हमारे संविधान में 395 आर्टिकल है, और शायद कंफर्म देख लीजिएगा, और शायद क्या 280 आर्टिकल पाकिस्तान के संविधान में भी मेंशन है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में बार बार आप देखते हैं कि सेना चढ़ जाता है सत्ता पर और सत्ता का लोग उतर जाता है नीचा। और हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ सत्ता के लोग सत्ते पर चढ़ल रहते हैं, और सेना हमारा अपना जो काम है, सेना अपने काम को ही करते रहता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारा संविधान 1950 में फाइनली हो गया था। अगर बात करते हैं 26 जनवरी 1950 में संविधान हमारी पूरी तरह से भारत में लागू हो गई थी, और 26 नवंबर 1950 को हमारा जो संविधान 1949 को 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान कुछ मूल प्रावधानों के साथ लागू हो गया था। और संविधान बनाने की शक्ति संविधान सभा ने संसद को दी थी, पार्लियामेंट को दी थी, और इस तरह से करके हमारा संविधान निर्माण हुआ। और फिर अब नेपाल की हम बात कर रहे हैं तो विशेष इंडिया में नहीं घुसते हैं, 2-4 घंटा चल जाएगा, तो इसलिए हम अभी फिलहाल इसी के बारे में चर्चा करते हैं। नेपाल के बारे में। और हम इसमें कहता है 5 बार कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, ठीक है,
5 बार लिखा गया, हम 1 बार में बल्ले बल्ले जी रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है 1948 के बाद से नेपाल में 5 संविधान बनाए जा चुके हैं, 1948, 1951, 1959 और 1962 और 1990 में, और ये सभी नेपाल नरेश द्वारा प्रदान किए गए। मतलब यह जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यह नॉट अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बट यह मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन है। यह बात करते हैं, यह मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन है। यह राजा द्वारा, नेपाल नरेश जो राजा थे उनके द्वारा यह संविधान दी गई थी वहां के लोगों के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सभी नेपाल नरेश द्वारा प्रदान किए गए हैं और ये बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत की गई, और जिसमें भी अंतिम शक्तियां नरेश में बनी रही, और यह अंतिम जो पावर होती थी वह नरेश के पास ही थी। और राजा ने अक्टूबर 2002 में समाप्त शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया, और 2002 में राजा ने जो शक्ति समाप्त हो गई थी राजा द्वारा पुनः प्राप्त कर ली गई नेपाल में मोनार्की सिस्टम को। ठीक है, कहता है बहुत संगठनों द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग नेपाली, जो अभी नेपाली कहा है, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की अगर बात करते हैं, एनपीसी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की बात करते हैं तो नेपाली, जैसे कि हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी है, उसके बाद बीजेपी पार्टी है, आप पार्टी है, वो तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मिल गया आपको, आम आदमी पार्टी जिसको कहते हैं। उसी तरह से एनपीसी, बहुत सारे ऐसे पार्टियां हैं भारत में, 9 पार्टी ऐसी हैं जो राष्ट्रीय पार्टी है। ये 10th क्लास में हमें पढ़ना है, 10th क्लास वाले को पढ़ना है, आएंगे कभी मुद्दे पर तो पटल पे बात को रखेंगे। उससे पहले हमारी बात जो है, उसके बाद कहता है कि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी जनता द्वारा और चुनी गई संविधान सभा के संघर्ष में सबसे आगे थी, और जनता के प्रदर्शन के आगे राजा को ऐसी सरकार बनानी पड़ी जो आंदोलनकारी दलों को स्वीकार थी, और सरकार द्वारा राजा की अलग अलग शक्तियों पर रोक लगा दी गई। 2008 में नेपाल में राजतंत्र को खत्म कर दिया गया और लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया, और अंततः नेपाल में 2015 में नए संविधान को अपनाया। कुल मिलाकर के 1948 से लेकर के नेपाल में अभी तक 6 बार संविधान हुआ, और आज भी वहां उथल पुथल चलते रहता है। वहां 2 जातियां के बीच में ज्यादा चलता है, एक पहाड़ी और दूसरा तराई जो जमीन से लेवल में रहते हैं, और पहाड़ी जो पहाड़ों के आसपास निवास करते हैं, दोनों के बीच में आज भी चलती है। और क्योंकि कारण है कि कुछ लोगों का मत है बिहार से जुड़ा हुआ है, भारत से जुड़ा हुआ, उनकी संस्कृति कल्चर, बेटी रोटी का संबंध है, मतलब उनकी बेटी इधर और उनकी बेटी इधर, ऐसे करके शादी वादी का भी रिश्ता चलता है, उसी को बेटी रोटी का संबंध चलते हैं। यह सब इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है, कभी देखते हैं, वैसे ही चलते रहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कहता है, आगे कहता है कि यह हमने देखा नेपाल के संविधान में, जो मोटा मोटी आपने देखा 2008 में वहां पे जो मोनार्कियल सिस्टम थी उसको क्रॉस चेक कर दिया गया, और डेमोक्रेटिक को फिर राइट टिक कर दिया गया, यानी डेमोक्रेटिक को एडॉप्ट कर लिया गया और मोनार्कियल सिस्टम को। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहिएगा संविधान के मौलिक प्रावधान, उसके बाद सब्सटेंसिव प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। कहता है एक सफल संविधान की यह विशेषता है कि प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई कारण अवश्य देता है, जो सफल है, जो फेल्यूर नहीं है। ठीक है, It is the hallmark of the successfully constitution that it gives everyone in society some reasons to go along with its provisions। ठीक है, आगे देखिएगा, फिर क्या कहता है, उदाहरण के लिए जिस संविधान में बहुसंख्यकों को समाज के अल्पसंख्यक समूहों का उत्पीड़न करने की अनुमति दी गई है, वहां अल्पसंख्यकों के पास कोई कारण नहीं होगा कि वे संविधान के प्रावधानों का आदर करें। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर जितने भी अभी देश हैं जहां सत्ता पलट होगा, जिम्बाब्वे को आपने देखा, श्रीलंका को आपने देखा, ये सारे देश है जहां सत्ता पलट हुई है, जहां लोगों को दिक्कत हुई है, लोगों ने संविधान को नकारा है। ठीक है, उसी तरह से आगे देखते हैं, फिर कहता है कि
A constitution that, for instance, allow permanent majorities to oppress minority, oppress मतलब दबा कुचा जो होते हैं लोग, groups within society would give minorities reasons to go along with the provisions of the constitutions or constitutions that systematically privileged some members at the expense of other। हाँ जी, देख लिया। आगे देखिए, फिर कहता है संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो इंस्टीट्यूशनल होती है, उनकी डिजाइन के बारे में या बैलेंस कैसे चलती है उसके बारे में। बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, जिसमें कहता है कि संविधान को जनता नहीं प्रायः एक छोटा समूह ही नष्ट कर देता है, क्योंकि वह अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे यूरोपियन देशों में ऐसा देखने को हमको मिला है। आगे बढ़िएगा, कॉन्स्टिट्यूशंस आर ऑफन उसके बाद सबरेटेड नॉट बाय द पीपल बट बाय स्मॉल ग्रुप्स हु विश टू इनहेंस देयर ओन पावर। ठीक है, अपनी पावर को बढ़ाने के चक्कर में। उसी चीज को कहा, भारतीय संविधान शक्ति को एक समान धरातल पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं द्वारा स्वतंत्र संवैधानिक निकाय जैसे निर्वाचन आयोग आदि में बांट देता है। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टली फ्रैगमेंटेड पावर्स across different institutions like the legislature, executive and judiciary, and even independent statutory bodies like the election commission। मतलब जिस तरह से भारत है, भारत में आप देखते हैं कि बैलेंस यानी जो पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो हम बात करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ति जो लोगों में संसद पार्लियामेंट में निहित है, उसको बैलेंस करने के लिए अपने यहाँ एक तरफ कार्यपालिका को स्थापित किया गया, एग्जीक्यूटिव को, दूसरी तरफ न्यायपालिका जुडिशियरी को, उसी तरह से विधायिका, 3 अंग, देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, और एक तरफ से इलेक्शन कमीशन की बात करता है जिसको इलेक्शन कमीशन बोलते हैं। आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन की बात करता है, और ये इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष चुनाव के लिए जाना जाता है, और यह निष्पक्ष चुनाव करवाता है इलेक्शन कमीशन। ठीक है, आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन के लिए है। आर्टिकल 315 टू आर्टिकल 323 यह आपको लोक सेवा आयोग के लिए है, जो कार्यपालिका के अंग होते हैं उनके लिए है। ये सारे आर्टिकल्स आपको प्रोविजन करते हैं कि किस तरह से रेगुलेटरी काम करे और किस तरह से एक निकाय अपने स्वतंत्र रूप में काम करने का काम करे। उसी तरह से इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन को स्थापित किया गया है, बैलेंस है इसीलिए। आगे देखिए, फिर कहता है कि अवरोध और संतुलन के कुशल प्रयोग ने भारतीय संविधान की सफलता सुनिश्चित की है। ज्यादा कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाता है, और दूसरी ओर यदि संविधान अत्यधिक लचीला हो तो वह समाज को सुरक्षा न दे सकेगा। सफल संविधान प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में एक संतुलन रखते हैं। मान लीजिए ज्यादा हार्ड है तो संविधान में लचीलापन नहीं आएगा। ठीक है, जिस तरह से कहा जाता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति नहीं झुक सकता है लेकिन एक नवयुवक झुक सकता है, तो इसीलिए लोग कहते हैं जब बेटी बहू घर में आती है, तुम झुक सकती हो लेकिन बूढ़ा तुम्हारे सामने झुकेगा? नहीं झुक सकता है। कारण है कि वह 60 साल का हो जाता है, उसको बांस की तरह थोड़े लपाइएगा। लेकिन अब नए आते हैं, कर्ची छौकी से मार करके आपको ठीक कर दिया जा सकता है। मतलब नवयुवक की बात करते हैं। ठीक है, आगे देखना। फिर अगर ज्यादा हार्ड कोई चीज होता है तो झुक नहीं सकता है, और हार्ड एंड सॉफ्ट का मिश्रण होता है, तो यह अच्छे तरीके से सरवाइव कर पाता है कहीं भी। ठीक है, चलिए इसी चीज को आगे कहा है कि अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंट इंस्टीट्यूशंस डिजाइन इज दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट स्ट्रिक्ट एंड राइट बैलेंस बिटवीन सर्टेन वैल्यूज
norms and procedures as authoritative, and at the same time allow enough flexibility in its preparations to adapt to changing needs and circumstances। यानी समय के साथ वह क्या कर सकता है, एडप्ट कर सकता है और फिर छोड़ सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। संविधान यानी भारतीय संविधान कैसे बना, जो भारत की संविधान है वही है, कैसे बना। हाउ वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, ठीक है, जिसमें कहता है कि संविधान सभा और भारत का संविधान, या क्वेश्चन था पिछले बार लॉकडाउन में जब पेपर हुआ था, क्वेश्चन था कि आप ही के 11th वाले में था यह क्वेश्चन कि संविधान बनाने की शक्ति किसने दी, लॉ ने दी या कोई जनता के द्वारा चुने गए, जनता द्वारा जैसे बहुमत के आधार पर हुई, इस तरह से करके यह शक्ति दी गई। पहली बैठक 9 दिसंबर, पूछता है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को members were chosen by indirect election by the members of the provincial legislature assemblies that has been established under the government of India Act 1935। ठीक है, उसके बाद हमें देखना था कि इस योजना के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू द प्लान, दिस प्लान, इसमें कहता है कि प्रत्येक प्रांत, देश, रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुसार से सीटें दी गई थी। मतलब जितने भी प्रांत थे, रियासत जो राजा रजवाड़ी के अधीन आते थे उनको हम लोग रियासत बोलते थे, ठीक है, और जो प्रांत थी, प्रांत कहने का मतलब है जो प्रोविंस थी वह अंग्रेजों के अधीन आते थे उनको दी जाती थी, और उनमें रहने वाले निवासियों के आधार पर जो क्या कहते हैं कि उनकी जनसंख्या जितनी थी उसके हिसाब से सीट को अलॉट की जाती थी। आज भी है 10 लाख जनसंख्या पे एक सीट, जो आप देखते हैं लेजिस्लेटिव और लेजिस्लेचर सीट जो होती है वह वहां पे डिफाइन की जाती है। उसी तरह से उस समय भी जनसंख्या के हिसाब से सीट को दी जाती थी। तो फिर उसी तरह देखिएगा, कहता है मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया था, वो आज भी चल रहा है, ठीक है। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 292 सदस्य चुने थे, जो एक तरह से देखिएगा ब्रिटिश थी, जो ब्रिटिश शासन जो रूल थी, यहाँ आपने देखा था 292 मेंबर का सिलेक्शन किया गया था, मेंबर्स को सिलेक्टेड किया गया था, ठीक है। उसी तरह से सदस्य चुने जाता था देशी रियासतों को, मतलब जो कंट्री के राजे रजवाड़े थे, मतलब राजे रजवाड़े, इनसे आप बात कीजिएगा 93 सीट इनको अलॉट की गई थी, ठीक है, सीटें अलॉट की गई थी, आवंटित की गई थी। ईच प्रोविंसेस, ईच अदर प्रोविंसली स्टेट, इसको हम लोग ब्रिटिश शासन को प्रोविंसली स्टेट बोलते हैं, प्रिंसली स्टेट बोलते हैं, प्रिंसली स्टेट्स बोलते हैं, और ग्रुप ऑफ द स्टेट्स एंड अलॉटेड सीट्स प्रोविंस प्रोपोर्शनल ऑफ देयर रिस्पेक्टिव populations roughly in the ratio of the 1:10। यह रेशियो जो था 1:10 के हिसाब से लाख में आप देखते हैं, यह लाख में था, ठीक है, यह लाख में था, एक बंदा को चुना जाता था 10 लाख के सदस्यों की संख्या के बीच में से, ठीक है। आगे एज ए रिजल्ट एंड प्रोविंसेस वर द अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल और वेयर टू द इलेक्ट 1939 292 मेंबर्स व्हाइल द प्रिंसली स्टेट्स वर द अलॉटेड मिनिमम ऑफ 93 सीट, और राजा रजवाड़े को अलॉट किए गए थे 93 सीट, ठीक है। तो दोनों सीटों की संख्या अगर हम मिला देते हैं 292 और 93, अगर प्लस करते हैं तो 5 और इधर मिलाकर के 9 18 1 कैरी 3, कुल मिलाकर 335 सीट हुआ करती थी। उस समय सीट चुनी गई थी, और यह सीट थी इसी जो चुने हुए लोग थे, इन्हीं को संविधान सभा जब बनी थी, संविधान सभा, उन संविधान सभा में संविधान पार्लियामेंट के निर्माण के लिए इन्हीं लोगों का काम था, और यही लोग द्वारा अनुमति दी गई थी कि पार्लियामेंट जो बने। पूछा था क्वेश्चन आपसे कि संविधान बनाने की शक्ति किसने दी, तो संविधान सभा ने दी थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बोलते हैं, उसी ने दी थी, चलिए ठीक है। देखिएगा प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया था, ठीक है। जो उनकी जो सामान्य सीट थी, मुसलमान थे, सिख थे और सामान्य लोग थे, उनमें बांट दिया गया था अनुपात के हिसाब से, उनकी जो जनसंख्या थी उसके अनुपात से। आगे कहा कि द सीट्स इन ईच प्रोविंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 मेन कम्युनिटीज मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल इन प्रोपोर्शंस टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशंस, ठीक है, जो पॉपुलेशन थी उसके हिसाब से। फिर कहा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव के तरीकों को उनके परामर्श से तय किया जाता था, मतलब जो प्रतिनिधि थे उनके चुनाव के तरीके, उनके प्रतिनिधित्व जो होते थे उनसे तय किया जाता था। कहता है प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना, और इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय पदमत पद्धति का प्रयोग किया। देखिएगा जो कहता है प्रतिनिधि द्वारा, जैसे प्रतिनिधियों को चुना, किसने चुना, सदस्य द्वारा, जो सदस्य थे, लिखते चलिएगा, सदस्यों द्वारा, ध्यान दीजिएगा, अपने प्रतिनिधित्व को चुना गया, प्रतिनिधियों को चुना गया, और प्रतिनिधियों को चुना, यह तरीका क्या था, तरीका यानी जो मैनर था उसको हम लोग बोलते थे समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल, जिसको कहते हैं एकल संक्रमण मत पद्धति, ठीक है, का प्रयोग करके चुना गया, ठीक है। ये देखिएगा कहता है each members is the community in the provincial legislature assembly elected there the all representatives by the method of the proportional representatives with a single transferable vote। इसका जो था, इसको कहते हैं representation with single
ट्रांसफेरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट के माध्यम से, और प्रतिनिधियों को आप जानते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं, इलेक्टेड देयर ओन representative by the method of the proportional representations with single transferable votes। ठीक है, इसके माध्यम से इसको चुना जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है देशी रियासतों को, ध्यान दीजिएगा, पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव यहां से बनता है, एक नंबर का बन सकता है, जो चुना जाता था। ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी बात है, यही पूरे संविधान निर्माण की प्रक्रिया में बहुत बड़ा इनका रोल रहा है, पाइवोटल रोल रहा है। पहले तो आपने देखा कि 292 यह मेंबर जो थे, जो ब्रिटिश शासित थे, मतलब ब्रिटिश द्वारा, आप देखते थे कि इंडिया पर रूल किया जाता था, तो उन रूल में 292 ब्रिटिश, जो आपने देखा था कि ब्रिटिश द्वारा, ब्रिटिश के अधीन जो क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों में आपने देखा था कि 292 लोग वहां से चुने जाते थे। उसके बाद इस तरह से मेंबर्स पूछे जाते हैं कि ब्रिटिश प्रांत से कितने थे और देशी रियासतों से कितने थे, जो लोकल रूलर थे उनके, तो 93 लोकल रूलर के थे और 293 आप देखते हैं कि ब्रिटिश रूल्स के यानी प्रिंसली स्टेट से लिए गए थे। ठीक है, कुल मिलाकर के 385 चुने गए थे कि इनको जनता द्वारा इन्हीं को वोट मिलेगा और यही उसके मेंबर बनेंगे। ठीक है, तो सदस्यों द्वारा किसको, उसी चीज को पूछा था कि यह किसके द्वारा चुनी गई थी, बहुमत संग्रह द्वारा चुनी गई थी, बहुमत द्वारा चुनी गई थी या कैसे चुनी गई थी, तो सदस्यों द्वारा, जो आप देखे थे कि इसके जो मेंबर बने थे इनके द्वारा आपने संविधान सभा को अनुमति मिली थी। ठीक है, उस तरह से फिर प्रतिनिधियों का चुनाव किया गया और इलेक्टेड देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स। फिर आपने देखा कि तरीका समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति, जिसको कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस विद सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट, इसके द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे उसी तरह से यहां हमने देखा, सब कुछ देख लिया, कहा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया जाता था, जो उनका रियासत था उससे तय किया जाता था। फिर कहता है देशी रियासतों कहा द मेथड्स ऑफ द सिलेक्शन इन द केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वाज बी डिटरमाइंड बाय कंसल्टेशन। ठीक है, उनके कंसल्ट से किया जाता था। चलिए आगे देखिएगा। हाँ, उसके बाद संविधान सभा का स्वरूप क्या था, कहता है यानी कंपोजिशंस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली 3 जून 1947, 3 जून 1947, 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद से सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहेंगे, जो पाकिस्तान के क्षेत्र में चुनकर आए थे। मतलब जब भारत और पाक का, यानी भारत और पाक की बात करते हैं, दोनों एक दूसरे से अलग होंगे, तो जो भी स्टेट्स होंगे वह अलबत्ता अगर भारत से अलग हो गए, उन क्षेत्रों के लोगों को काउंट नहीं किया जाएगा, उन लोगों को वहां पे शामिल नहीं किया जाएगा। चलिए, संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई और यह जो संख्या थी 1935 के बाद 1935 आफ्टर, जो हमने देखा कि शुरू में हमने देखा जब 1935 में यह संख्या आपको 385 थी। ऑब्जेक्टिव बनता है, ध्यान दीजिएगा, 385 थी। देन आफ्टर जब इंडियन पार्टीशन की बात हुई, कंसल्टेंसी हुई, लोगों के साथ कंसल्ट हुई, तो उस समय बात हुई कि जो संख्या यह थी वह घट करके 299 हो गई आफ्टर द पार्टीशन। और इनमें से 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे, यानी 26 नवंबर का समय आ गया और 1949 का समय आ गया, और इस दिन क्या हुआ, टोटल सदस्य संख्या बचे हुए थे 284, बाकी सब इधर उधर भटक गए, शामिल नहीं हुए, उपस्थित थे। और इन्हीं ने अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए और पारित जो संविधान हुई थी, यही संविधान सभा के 284 सदस्य द्वारा संविधान सभा को अंतिम मोहर लगा करके उसको पास करने की कोशिश। तो हमने देखा इस तरह से 284 सदस्यों ने कुल उस पर मोहर लगाई 26 नवंबर 1949 को। टोटल 284 सदस्य द्वारा इसमें मोहर लगाई गई। देखिए क्या कहता है, एज अ कंस्टिट्यूएंस ऑफ द क्या है,
Partition under the plan of 3 June 1947, those members who were elected from territories which fell under the Pakistan is case to be members of the constituent assemblies. The number of members in the assembly was reduced to 299. The constitutions was adopted on the 26th November 1949 but 284 members were actually present on 24 January 1950 and appointed their signatures to the constitutions as finally passed. The constitutions come into force and the 26 जनवरी यानी 24 जनवरी को फाइनली उन्होंने कर दिया। 26 जनवरी को वहां से कंस्टिट्यूशन फोर्स में आ गया, मतलब प्रभाव में आ गया। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर कहता है संविधान सभा ने अनुसूचित जाति, इसमें देखना संविधान सभा ने अनुसूचित जाति के 28 सदस्य चुने, यानी अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या अगर बात करेंगे तो यह 28 थी। अनुसूचित जाति की 28 सदस्य, मतलब इनको आरक्षित किया गया कि यह सीट अनुसूचित जाति वालों के लिए रहेगी। फिर क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ, यानी शेड्यूल्ड कास्ट इसको बोलते हैं, अनुसूचित जाति को शेड्यूल्ड कास्ट बोलते हैं। एक शेड्यूल्ड ट्राइब होता है, उसके लिए भी सीट की गई। शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति होता है, यहाँ पे केवल जन जुट जाता है, जनजाति होता है, उसके लिए की गई। फिर कहता है कि राजनीतिक दलों का सवाल, विभाजन के बाद यानी आफ्टर द पार्टीशंस कांग्रेस का वर्चस्व था, यानी कांग्रेस बनी हुई थी जिसे आप देखते हैं कि जिसे 82% सीट प्राप्त हुई थी। और इसमें टोटल जो आपने देखा था, जिसमें आपने देखा कि 82% सीट केवल कांग्रेस को मिली थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, और बाकी 18% में बाकी सब थे। ठीक है, बाकी जो हुए थे 18% में सब थे। और कहता है कि फिर ऑनरेंस वायलेंस, भयानक हिंसा, यह सब पार्टीशन के बाद आपको देखने को मिला। फिर देखिएगा किस तरह से हुआ। संविधान सभा के कामकाज की शैली कैसी थी। द प्रिंसिपल्स ऑफ डेलिब्रेशन, संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया। इसमें कहा कि इच मेंबर्स डेलिब्रेटेड, सुविचारित मतलब अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशंस विद द इंटरेस्ट ऑफ द होल नेशंस इन द माइंड, पूरे देश को ध्यान में रख करके उन्होंने काम करा। फिर उसके बाद क्या हुआ, संविधान का केवल एक ही प्रावधान ऐसा है जो लगभग बिना किसी वाद विवाद के पास हो गया, सार्वभौमिक मताधिकार। यह एक फर्स्ट पास्ट ऑफ द वोट, जिसको हमने वोट देने की कहा, मतलब एक ऐसा यही था जिसमें कोई हमने वाद विवाद नहीं किया, सार्वभौमिक मताधिकार। हाँ, ध्यान दीजिएगा, कहता है जिसका अर्थ है धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग और आय के आधार पर भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु पर वोट देने का अधिकार। और वह आयु आपकी 18 वर्ष की गई, और यह आयु आपकी 18 वर्ष की गई, जो कि वोट के लिए आप बालिग होते हैं, इसके लिए की गई। ठीक है। Only one provisions of the constitution was passed without virtually any debates. The introductions of universal suffrage यानी meaning that all citizens reaching a certain age would be entitled to be voters irrespective of रिलीजन्स, कास्ट, एजुकेशन, जेंडर और इनकम। सो वाइल, मतलब इन सब के आधार पर भेदभाव किए बिना हर नागरिक, भारत के जितने भी नागरिक थे, उनको वोटिंग राइट्स का अधिकार की बात की गई। और इस पर कोई बात विवाद भी नहीं हुआ कि किसी के वोट का 2 मूल्य होगा और किसी के वोट का 1 मूल्य होगा। ठीक है, बाकी सब में हुआ।
आरक्षण दी गई, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब दोनों के लिए आरक्षण दी गई। इस तरह से इनमें कोई आरक्षण की बात नहीं की गई, सबके लिए सामान्य दी गई। चलिए उसके बाद कहता है संविधान सभा का असली ताकत सार्वजनिक हित का काम करने के लिए, ठीक है, कहा सार्वजनिक हित का काम करने के कारण, ठीक है, इसका जो सभा का ताकत है, कहता है ये वैसे भी फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति की तरह संविधान निर्माण के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और यादगार ध्यानों में से एक है जो यह संविधान बनी। आगे बढ़ते हैं, कार्यविधि प्रोसीजर्स, इसमें क्या कहता है कि इसके स्वविवेक भी दिखते हैं, इनके अपने स्वविवेक मतलब सेल्फ, जो उनका अपना इंटेलिजेंसी था उसके ऊपर भी देखे जा सकते हैं कि किस तरह से लोगों ने वाद विवाद करके कामों को आसान किया। और आज इतना दूरदर्शिता को ध्यान में देखा गया कि आप देखिए कि उस समय जो संविधान बनी आज भी सतत चलती आ रही है। थोड़ी मोड़ी इधर उधर की जरूरत पड़ती है अमेंडमेंट की, बाकी कोई ज़्यादा विशेष नहीं है। नहीं तो आपने देखा कि हमने नेपाल के संविधान को देखा कि 5 बार संविधान लिखा गया नरेश के नज़र में, और 6ठा बार जब लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी हुई तो फिर संविधान लिखाया। आपने देखा किस तरह से, लेकिन हमारा संविधान एक बार लिखाया, 395 आर्टिकल थे, आज तक वो संविधान चलता आ रहा है, सतत प्रक्रियाओं के बाद भी हमारा संविधान चलता आ रहा है। तो यह हमारी विशेषता है। और विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता है कि इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद, इतने रंग, काले, गोरे, उजले, पीले, नीले, सब तरह के लोग होने के बाद भी हमारा संविधान एक ही है। उसके बाद भारत में मोटा मोटी 1900 से अधिक भाषा बोली जाती है और 325 के आसपास भाषा लिखी जाती है। इसके बाद भी, इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी एक ही संविधान है। एक तरफ लोग उर्दू बोलते हैं, दूसरी तरफ दूसरी तरफ आप बात करते हैं तो हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, मराठी, गुजराती, और आप देखते हैं तमिल वमिल जितने भी है भाषा बोलते हैं। कर्नाटक वगैरह में सब अलग अलग, आंध्र वगैरह में इतने सारे भाषाओं के बाद आप देखते हैं फिर भी हमारी एकता वैसे ही बनी हुई है, संविधान भी एक ही है। तो यह हमारे संविधान की बड़प्पन है कि इन सबको साथ में लेके चलता है। इंडिया इसीलिए जाना जाता है क्योंकि यह हमारी डाइवर्सिटी है और डाइवर्सिटी के लिए इंडिया जानी जाती है, और डाइवर्सिटी की वजह से ही इंडिया की पहचान है। और डाइवर्सिटी कोशिश कीजिएगा कि सब दिन बनी रहे, हिंदू मुस्लिम लड़ाई मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, कार्यविधि में कहा इसमें स्वविवेक भी दिखते हैं और विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की 8 मुख्य कमेटियां थी। जो संविधान सभा बनाई गई थी उसकी 8 मुख्य कमेटियां थी। कमेटी 8 थी, कमेटी 8 थी जो मेन कमेटी थी, 8 थी। इसमें क्या कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेड इट्स मेजर्स कमिटीज आप देखते हैं कमिटीज, हाँ जी, ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट। आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और BR अम्बेडकर इन कमेटियों के अध्यक्ष हुआ करते थे। यही 4 जो थे मेन पर्सन इस कमेटियों के अध्यक्ष हुआ करते थे। आगे चलकर आप देखते हैं कि यूजुअली JL नेहरू, RP यानी राजेंद्र प्रसाद, SP, सरदार पटेल और BR अम्बेडकर चेयर्ड दिस आपने देखा ये बड़े आलोचक थे। कहने का मतलब, आगे बढ़ते हैं, 2 वर्षों और 11 महीने की अवधि में हमारा जो संविधान बना, यह क्वेश्चन पूछेगा बाबू, संविधान कितने समय में बना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यह टोटल यही समय लगा था आपके संविधान बनने में। नोट कर लीजिएगा, कहीं एक नंबर यहां से बनेगा। टोटल संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन टोटल संविधान बनने में आपके भारतीय संविधान निर्माण होने में समय लगता है। फिर आगे देखिए क्या कहता है। उसके बाद 2 वर्ष 11 महीने की अवधि में, और आपका बुक में मात्र 11 महीना लिखे हुए, 18 दिन भी लगे थे। फिर कहता है अवधि में संविधान सभा की बैठक 166 दिन तक चली, और यह बैठक 166 दिन तक चली बैठक इसकी टोटल, ध्यान देना। फिर क्या कहता है, और इसके शस्त्र अखबारों और आम लोगों के लिए खुले हुए थे। द असेंबली मेट फॉर ऑन 166 डेज spread over 2 years and 11 months. Its sessions were open the press
एंड द पब्लिक अलाइक, इन सब के लिए, जैसे कि इसका खुला हुआ था। फिर आगे देखिए क्या कहता है कि फिर कहता है उसके बाद कि यानी संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पूछता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अध्यक्ष जो थे वह कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। चलिए, और प्रारूप, और दूसरा है प्रारूप समिति के सभापति कौन थे? ये भी पूछता है। प्रारूप समिति की अगर बात कीजिएगा सभापति कौन थे, तो इनके बारे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके थे, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। इसको ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। चलिए, इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट, इसमें कहता है कि राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। राष्ट्रीय आंदोलन से जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया उसका सर्वोत्तम सारांश हमें नेहरू द्वारा 1946 में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता है। यह जो प्रस्तावना है यह 1946 में नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था। पूछता है कि प्रस्तावना किसने पेश किया? जवाहरलाल नेहरू साहब ने प्रस्तावना पेश किया था, और भारत की आज़ादी में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। आज के बच्चे गाली दे देते हैं कि नेहरू साहब ऐसे किए वैसे किए, यह गलत है। कारण क्या है? सुन लीजिए मेरी बात को। कारण क्या है कि उस परिप्रेक्ष्य में आप अपने जीवन का एक दिन जेल में चले जाते हैं तो लगता है कि हम जेल में चले गए हैं। उस परिप्रेक्ष्य में 4-4 साल जो व्यक्ति जेल में रहता है अपने जीवन का मूल्य बिताता है, और उस परिप्रेक्ष्य में भारत की स्थिति ऐसी नहीं थी। हर आदमी का पर्सनल लाइफ अलग होता है, और आप देखते हैं सोशल लाइफ अलग होता है, तो उनके पर्सनल लाइफ में जो भी हो डजंट मैटर, लेकिन एक तरह से उन्होंने देश के लिए कम नहीं किया। अगर देखना होगा तो उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की एक पुस्तक लिखी है, उसको आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी पुस्तक है, आप उसको एक बार पढ़ के देखिएगा अगर मौका मिले तब। उसमें उन्होंने भारत की विडंबनाओं, भारत की जितनी चल रही थी पार्टीशन के बाद, पार्टीशन से पहले भारत की क्या स्थिति थी, उनके बारे में उन्होंने बताने का काम किया है। आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, कहा इसी प्रस्ताव के आधार पर हमारे संविधान में समता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र और प्रभुता और एक सार्वजनिक पहचान और बुनियादी प्रतिबद्धताओं से संस्थागत प्रारूप दिया। और जो यह था, आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव इंस्टीट्यूशनल एक्सप्रेशन टू दिस फंडामेंटल कमिटमेंट्स, इक्वलिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, sovereignty and fundamental freedoms of speech, expression, belief, faiths, worship, vocations, associations and actions subjects to law and public morality। यह सारे आपको इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। उसी तरह से आप देख लीजिएगा। कहता है अल्पसंख्यकों, पिछड़े व जनजातीय क्षेत्रों, दलित व अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी। इस संविधान में लिखा गया द minorities, backward and tribal areas, depressed and others backward classes shall be provided adequate safeguards के तौर पर उसको दिया जाएगा, जो पिछड़े हैं इन सबको लिए। फिर कहता है कि गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता, जो गणराज्य है उसकी, भारत जो गणराज्य बना उसकी क्षेत्रीय अखंडता के बारे में, तथा थल, जल और आकाश में इसके संप्रभु अधिकारों की रक्षा सभ्य राष्ट्रों के कानूनों और न्याय के अनुसार की जाएगी। मतलब कानून और न्याय, जस्टिस के तहत की जाएगी। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखते हैं कि आज भी आर्टिकल 14 है, इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है। यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आगे देखिएगा, फिर कहता है कि द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द रिपब्लिक
रिपब्लिक एंड इट्स सोवरेनिटी राइट्स ऑन लैंड, सी एंड एयर, मतलब समुद्र में भी हवा में भी, शैल भी मेंशनड अकॉर्डिंग टू जस्टिस, और हवा समुद्र सब जगह आपको जस्टिस मिलेगा, और एंड द लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशंस, जो कि भारत के नागरिक हैं उनके लिए लॉ लागू होगा। लेकिन कहीं कहीं यह लॉ विदेशियों के लिए भी लॉ लागू होता है। फिर कहता है विश्व शांति और मानव कल्याण के विकास के लिए देश स्वेच्छापूर्ण और पूर्व योगदान करेगा, ठीक है, जिसमें कहा है कि द लैंड वुड मेक फुल एंड विलिंग कंट्रीब्यूशंस टू द प्रमोशंस ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, जिसमें मानवता। कहा कि विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान प्रोविजंस एडप्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, जो हमारे यहाँ भारत में तकरीबन 9 देशों से कुछ कुछ एडप्ट किया गया है, इसीलिए भारत के संविधान को उधार का संविधान भी कहा जाता है। जो भारतीय संविधान है उसको उधार का संविधान कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा क्या कहता है कि जैसे इसमें ब्रिटिश संविधान, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट, सरकार का संसदीय यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कानून के शासन का विचार जिसमें द आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ, उसके बाद विधायिका के अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका, इंस्टीट्यूशनल ऑफ द स्पीकर्स एंड हर या हिज रोल, कानून निर्माण की विधि यानी लॉ मेकिंग प्रोसीजर, यह ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। इसको नोट डाउन कर लीजिए जरा, क्योंकि काम का चीज है, इसको मिटा लीजिए। 1-2 नंबर यहाँ से पुटअप होता है, एक तो मैच करने के लिए आपको दे देगा, संविधान का दे देगा कि उस तरह से जो संविधान है कहाँ से क्या एडप्ट किए हैं, इन सब जहां जहां बताया है ऑब्जेक्टिव बनने की संभावना होती है, वहां से 1-2 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव बन ही जाता है। देखिएगा अगर ब्रिटिश संविधान की बात करते हैं, जरा इसमें हम बात करते हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करते हैं, एडॉप्टेड इन इंडिया, क्या क्या एडॉप्ट किया गया है जरा उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जिसमें फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट की बात की गई है, बहुत अच्छा। पोस्ट की गई है जिसको सर्वाधिक मत के आधार पर चुना जाता है, इसके बारे में। दूसरा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय व्यवस्था इसको कहते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की गई है। द आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन का विचार भी किया गया है, जिसमें कहता है द आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ की बात की गई है। विधायिका के अध्यक्ष का पद, मतलब जो विधायिका लेजिस्लेचर है उसमें एक अध्यक्ष का पद है, उसको आप देखते हैं, उसको कहते हैं इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्पीकर एंड हिज या हर रोल, जो उसका देखते हैं रोल वो है। फिर लॉ मेकिंग प्रोसीजर यानी कानून निर्माण की विधि, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, यह सारे आपको ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश के संविधान से लिए गए हैं, इसको जरा ध्यान में रखिएगा। चलिए फिर उसी तरह से आयरलैंड के भी संविधान से कुछ उधार लिया गया है, हम लोग उधार लेने में बहुत आगे रहे हैं। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से अगर बात करते हैं, आयरिश को आयरलैंड बोलते हैं। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी लिया गया है, जिसमें
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज लिया गया है। ठीक है, यह आर्टिकल जो है 336 से लेकर के 51 तक यह आर्टिकल है डीपीएसपी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं डीपीएसपी, ध्यान दीजिएगा। चलिए, और यह इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जिसको आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, या ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर फ्रांस के संविधान से भी कुछ लिया गया है, ध्यान दीजिएगा। फ्रेंच वालों को भी हमने नहीं छोड़ा क्योंकि हमसे पहले आ गया था। फ्रांस संविधान की अगर बात करते हैं तो इसमें कहता है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का सिद्धांत लिया गया है, जिसमें कहता है प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात हमने वहां से की है। ध्यान दीजिएगा, यहां से लिबर्टी हमने लिया, लिबर्टी लिया, इक्वलिटी लिया। क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल क्वेश्चन यहां से बनेगा, ध्यान देना। एंड फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी यहां से लिया गया है। इसको कहते हैं कि स्वतंत्रता, लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता होता है, उसके बाद इक्वलिटी का मतलब समानता होता है, और फ्रेटर्निटी का मतलब होता है बंधुत्व होता है, इसको भाई बंधुत्व कहते हैं, यह होता है। फिर हम देखते हैं जरा अमेरिका के बारे में, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन, देखना यहां से क्या कहता है। सबसे बड़ी बात यहां से हम लेते हैं, जो हमारा अधिकार मिला है, जिसको हम लोग बोलते हैं मौलिक अधिकारों की सूची, हमने यहां से लेते हैं, जिसको बोलते हैं चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, यहां से हमने एडॉप्ट किया है। फंडामेंटल राइट्स हमने यहां से लिए हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, कहता है न्यायिक पुनरावलोकन, यह बहुत बड़ी बात है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहां पे आपको पावर ऑफ जुडिशियरी रिव्यू की, जुडिशियरी रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी की बात हम यहीं से करते हैं। देखिए आपका फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल इंडिया में या आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है, हमने यहां से लिया। आयरलैंड से हमने जो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 है, DDPSP, हमने आयरलैंड से लिया। याद कीजिए, मजाक नहीं कर रहे हैं, अच्छे से देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा है यहाँ न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, और उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जिसमें हमने देखा पावर ऑफ अ जुडिशियरी रिव्यू ऑफ एंड इंडिपेंडेंस जुडिशियरी हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है, उसके संविधान से लिया है। आगे देखिए फिर क्या कहता है। चलिए उसके बाद अब कनाडा पे आते हैं। कनाडा की अगर बात करते हैं, कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन की बात, कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करते हैं, तो यह अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, सशक्त केंद्रीय सरकार और संघात्मक व्यवस्था, मतलब भारत में एक तरफ से केंद्र की शक्ति मिली हुई है और दूसरी तरफ से राज्य को मिली गई है। जब केंद्र चाहता है राज्य की शक्ति को अपने हाथों में लेकर के राष्ट्रपति शासन लगाने का काम करता है, कनाडा से शक्ति ली गई है। अर्ध संघात्मक व्यवस्था की गई है, मतलब दोनों दिया गया है। क्वास्ट फेडरल फ्रॉम ऑफ गवर्नमेंट कहा, एक्वास्ट फेडरल फ्रॉम ऑफ गवर्नमेंट फेडरल सिस्टम यानी फेडरल सिस्टम्स विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी उसके बाद अपशिष्ट शक्तियों की सिद्धांत, यानी द आइडियल ऑफ रेसिड्यूल पावर्स, यह भी यहीं से लिया गया है। रेसिड्यूल पावर्स, और आपने देखा फेडरल सिस्टम,
ये सारे आपके कनाडा की बात होती है, यहाँ से लिया गया है। चलिए उससे पहले अब देखते हैं उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं, वो देख लीजिए। जिसमें कहता है कि भारत एक स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न गणराज्य है, इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट सॉवरन रिपब्लिक, ठीक है। आगे कहा कि भारतीय ब्रिटिश के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्रों, देशी रियासतों और देशी रियासतों के बाहर के ऐसे क्षेत्र जो हमारे संघ का अंग बनना चाहता है का एक संघ होगा, यानी इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ erstwhile British Indian territories, India states and other parts outside British India and Indian states as are willing to be a parts of the union, ठीक है, और भारत का बन सकता है। संघ की इकाइयां स्वायत्त होंगी और उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई है। टेरिटरीज फॉर्मिंग द यूनियन शैल बी autonomous, united, and the exercise all powers and functions of the government and constitutions except those assigned to our vested in the union, ठीक है। कहा प्रभुत्व संपन्न स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियों और सत्ता का स्रोत जनता है, मतलब यह सारी शक्ति है जितने भी हैं उनके स्रोत या शक्ति जनता से प्राप्त होती है। कहा ऑल पावर्स एंड ऑथोरिटीज ऑफ सोवरेन एंड इंडिपेंडेंस इंडिया एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन शैल फॉलो फ्रॉम अ पीपल। आगे देखिएगा, कहता है भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कानून के समक्ष समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा कानून और सार्वजनिक नैतिकता की सीमाओं में रहते हुए भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगठन और कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी और सुरक्षा दी जाएगी। यह आपका संविधान देने का काम करता है। कहता है ऑल पीपल ऑफ इंडिया शैल बी ग्रांटेड एंड secured social, economics and political justice, equality of states and opportunities and equality before law and ठीक है, इनके बीच में आपको काम करने की सुरक्षा देता है। चलिए यह सारी बात आप देखते हैं, यह सारी घटना आपका अध्याय समाप्त होता है। अब हम अगली कक्षा में फिर आपसे मिलेंगे। यह जो एट वर्क वाली आपकी कक्षा समाप्त होती है, अगली कक्षा में हम आपसे मिलेंगे। निरंतरता हमारी बनी रहेगी। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उससे पहले यह चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए कहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए और रिचमेंट उन लोगों तक पहुंचाइए जो ग्रामीण परिवेश में भी इससे वंचित है। चलिए हम फिर अगली कक्षा में आपसे मिलेंगे। जय भारत, जय हिंद।